कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब पार्टी के ही फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने, पार्टी के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए, यहां तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया है। अधीर रंजन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल के नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी हाईकमान के भीतर माथापच्ची चल रही है। अधीर रंजन चौधरी की यह टिप्पणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी बंगाल प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने मंगलवार को कहा था कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरों के बारे में बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाने के लिए कहा गया क्योंकि पार्टी 2 प्रस्ताव पारित करना चाहती थी। मुझे पता था कि बैठक मेरी अध्यक्षता में बुलाई गई थी और मैं अभी भी पश्चिमी बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन बैठक के दौरान गुलाम अली मीर ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष भी यहां हैं। उस समय मुझे पता चला कि मैं पश्चिमी बंगाल कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बन गया हूं। लोकसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि शुरू में पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था। अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल की सियासत के बड़े नाम हैं। माना जाता है कि पार्टी हाईकमान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में ममता को तरजीह देते हुए अधीर रंजन चौधरी को साइड लगा दिया है। माना जाता है कि पार्टी हाईकमान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में ममता को तरजीह देते हुए अधीर रंजन चौधरी को साइड कर दिया था। उस समय चर्चा थी कि चौधरी ममता के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी को लेकर कहा जाता है कि उनको चुनाव से ठीक पहले ममता का बयान नागवार गुजरा था, जिसमें बंगाल की सीएम ने कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार के चुनाव में 40 सीटें जीतेगी या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। सीएम के इस बयान के बाद से ही अधीर रंजन खुले तौर पर ममता के खिलाफ सियासी बयानबाजी करते दिखे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अधीर रंजन चौधरी सहित पश्चिमी बंगाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मीर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई क्योंकि अधीर रंजन चौधरी उस बैठक में थे, इसलिए मैंने सभी से कहा कि आपको पता होना चाहिए कि अधीर रंजन जी ने चुनाव के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है और आपको 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर अपने विचार रखने चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी बंगाल में पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए और अपने दम पर सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अक्सर कहा है कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी तरह का समझौता या राजनीतिक गठबंधन पार्टी के हित में नहीं होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी ने ललकारा है कि अगर किसी में दम है तो मुझसे भी नीचे गिरकर दिखा दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी कहा था कि बोलने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और चुप रहने के लिए विवेक की, और कल संसद में यही परिलक्षित हुआ है। राहुल गांधी के भाषण ने बता दिया है कि बोलने के लिए और सब कुछ जरूरी है पर बुद्धि होना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत निर्मला सीतारमण ने चुप रहकर बताया कि विवेक क्या होता है। निर्मला जी माथा पीटकर हंस देना राहुल गांधी के पूरे भाषण पर भारी पड़ गया था। एक बात और भी है कि राहुल गांधी ने भाजपा को चैलेंज किया है कि मुझसे भी नीचे गिरकर दिखाओ। भाजपा की कठिनाई यह है कि वह चाहकर भी राहुल गांधी से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती। यही राहुल गांधी की ताकत और भाजपा की कमजोरी भी है। वहीं राहुल गांधी के बड़े बड़े नेताओं का हाल भी यही है। राजस्थान विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान गाली देने के मामले में मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांग ली है। माफी के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है।
स्पीकर ने धारीवाल से कहा, आज और कल आप विधानसभा तो आएंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं तो चाहता था, जिस तरह का आचरण था, 4 साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने फैसला किया है। स्पीकर ने कहा, जिस तरह का आचरण किया गया, इससे सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंची। आपको अंदाजा नहीं है, जब मीडिया में यह बात गई तो इस सदन की क्या गरिमा रह गई। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे से चेतावनी है कि आप आचरण ठीक रखें। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले धारीवाल के गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में माफी मांगी। सदन में धारीवाल के गाली के मामले में स्पीकर की व्यवस्था से पहले चर्चा हुई। डोटासरा और जूली ने स्पीकर से धारीवाल को माफ करने का आग्रह किया। जूली और डोटासरा ने कहा कि धारीवाल खुद खेद प्रकट कर देंगे, उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने 26 जुलाई को यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सभापति संदीप शर्मा को गालियां दी थी। एक्शन होने के बाद धारीवाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं। मैंने हमेशा इस आसन को सर्वोच्च मानकर ही चला हूं। मेरा आसन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। संदीप शर्मा जब पहली बार सभापति की कुर्सी पर बैठे तो इस पूरे सदन में अकेला आदमी था जिसने कहा था, आज सबसे ज्यादा मैं खुश हूं कि यह विराजमान है। जहां तक संदीप शर्मा की बात है तो वो मेरे बेटे के दोस्त है। हमेशा हंसी मजाक चलती रहती है। जब भी मिलते हैं हल्की फुल्की बातें करते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। अचानक मोदी सरकार के समर्थन में उतरने की बात करने लगे शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के सामने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। उद्धव ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कोई कानून पेश किया जाता है तो मेरे सांसद इसका समर्थन करेंगे। शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ही संसद के जरिए आरक्षण को बढ़ा सकती है। हर किसी को प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आरक्षण मुद्दे के समाधान पर फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। वहीं उन्होंने आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय की रोक का हवाला दिया। उद्धव ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं के साथ चर्चा करने के बजाय आपसी सहमति के माध्यम से समाधान खोजने के लिए विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना चाहिए और उन्हें आरक्षण मुद्दे के समाधान पर फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला हो हम उसे स्वीकार करेंगे। आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय की रोक का हवाला देते हुए ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाने हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। कई समूह अपने अपने तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं। उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टियां कभी घनिष्ठ सहयोगी थी, दोनों के बीच संबंध 2019 के चुनाव के बाद तेजी से खराब हो गए थे। महाराष्ट्र के नेताओं ने इस महीने प्रधानमंत्री को अतीत में समर्थन देने और वोट मांगने के लिए मतदाताओं से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था, मैं आप सभी से नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने के लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के भरोसे को तोड़ा है। वहीं नरेंद्र मोदी एक बार फिर शिवसेना के साथ हाथ मिलाते हुए पूरी तरह से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली सेना और एनसीपी के धड़ों से आग्रह किया था कि वे कांग्रेस के साथ विलय करके मरने की बजाय अपनी अलग हुई इकाइयों में विलय कर ले।
उन्होंने कहा, नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस के साथ विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन मरने की बजाय अजीत पवार बागी एनसीपी नेता और एकनाथ शिंदे सेना से अलग हुए धड़े के प्रमुख के पास आ जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह किसी भी समय उद्धव ठाकरे की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के अपने प्रति प्रेम और स्नेह का हवाला दिया। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अटपटा दावा किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। कंगना ने यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पर दी। कंगना ने कहा, देश में लोकतंत्र है, इसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। उन्होंने पूछा, क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देकर पीएम को चुना जाता है? कंगना ने कहा, राहुल इस तरह की बातें करके हर रोज संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। बीजेपी सांसद कंगना ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, क्या अब उम्र और लिंग देकर पीएम चुना जाएगा? कल वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाए। क्या उनको लोकतंत्र की रिस्पेक्ट नहीं है? कंगना ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कल भी संसद में कॉमेडी शो किया गया, उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वो वहां कह रहे थे कि शिवजी की बारात है और यह चक्रव्यूह है। मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने कहा, जिस हालत में वे संसद पहुंचकर बदहवास बातें करते हैं, मैं कल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि यह जो कंपटीशन है यह शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता कि किसी आदमी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, या तो वो शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में थे। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान महाभारत का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था, हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, वैसा ही चक्रव्यूह अब तैयार किया गया है। इसमें किसानों और युवाओं को फंसाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए भाषण की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे जरूर सुनना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण का राजनीतिक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक बेहतरीन मिश्रण जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। उल्लेखनीय है कि अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में राहुल गांधी के कल के बजट पर दिए भाषण की जोरदार आलोचना करते हुए कहा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान हुए घोटालों का हलवा कांग्रेस ने खाया है। ठाकुर ने पूछा, बोफोर्स, एंट्रिक्स, देवास, नेशनल हेराल्ड, सबमरीन, ऑगस्टा वेस्टलैंड, 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, वाल्मीकि, चारा और यूरिया घोटाले का हलवा किसने खाया? अपने भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना की राहुल गांधी की मांग पर हमला करते हुए कटाक्ष भरी टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि कल राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि बजट का हलवा कुछ उद्योगपतियों को मिला है। उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया और कहा था कि सरकार ने जनता के लिए पद्म व्यूह रचा है। उनका इशारा कमल की फूल की ओर था, जो कि भाजपा का चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस नेता के भाषण पर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमल महालक्ष्मी का आसन है और राष्ट्रीय फूल है। कमल का एक नाम राजीव भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महाभारत पुस्तक देखी भी नहीं है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति के मुद्दे पर दिए बयान पर अखिलेश यादव आग बबूला हो गए थे। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे थे कि आपने जाति कैसे पूछ ली। अब बीजेपी अखिलेश यादव के पुराने वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें अखिलेश यादव जाति पूछते नजर आ रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर ने उनका ही पुराना वीडियो सामने लाकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिखावा और सच्चाई के साथ अखिलेश यादव का 2 वीडियो लगाया है। वीडियो का एक हिस्सा अखिलेश यादव के लोकसभा में ताजा भाषण का है, दूसरा हिस्सा कई मौके पर पत्रकारों से उनकी बातचीत के दौरान का है। अखिलेश यादव के सदन में भड़कने के बाद
बीजेपी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के पुराना वीडियो शेयर किया है। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। वायरल वीडियो में अखिलेश यादव कई अलग अलग मौके पर पत्रकारों से उनकी जाति पूछते और सरनेम के आधार पर तंजे कसते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। वहीं वीडियो पर एक तरफ दिखावा और दूसरी तरफ सच्चाई को बोल्ड फॉन्ट में दिखाया गया है। पोस्ट के कमेंट में कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव का कौन सा चेहरा असली है। वहीं कुछ लोग इसे अखिलेश यादव को आईना दिखाया जाना कह रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही अखिलेश यादव की काफी थू-थू भी हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। 27 में 2017 दोहराएंगे। दरअसल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी की थी। अनुराग ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग के इसी बयान पर सपा नेता अखिलेश यादव भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा था कि अनुराग जी ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफ़ी भी नहीं चाहिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जितना चाहे अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित करा कर रहेंगे। गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर गालियां मिलती है। हम सभी गालियां सहने के लिए तैयार हैं और जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को पानी पी कर राहुल गांधी कोसते हैं, उसी संघ के कार्यकर्ता आज केरल के वायनाड की जमीन पर चुपचाप मानवता का धर्म निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर खराब मौसम और हालात के चलते उनका और प्रियंका गांधी वाड्रा का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है। उसी धरती पर आरएसएस कार्यकर्ता वायनाड में अपनी जान की बाजी लगाकर भोले भाले अल्पसंख्यक को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। 150 लोग मारे गए हैं, लेकिन राहुल गांधी सड़क मार्ग से वायनाड नहीं जा सकते। राहुल गांधी की कांग्रेस, इस्लाम मुस्लिम लीग, वामपंथी केरल सरकार गायब है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 123 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्होंने अपना दौरा टाल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दौरा स्थगित करने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, प्रियंका और मैं भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के चलते हमें अधिकारियों ने सूचित किया है कि हम वहां लैंड नहीं कर पाएंगे। मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द वहां आएंगे। इसी बीच हम हालात पर बारीकी से नजर रखेंगे और सभी जरूरी सहायता प्रदान करेंगे। इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं वायनाड के लोगों के साथ है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर अपना दौरा स्थगित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वायनाड के मेरे भाइयों और बहनों, भले ही हम बुधवार को वायनाड नहीं आ सकेंगे, परंतु इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की घटना पर दुख जताया था। उन्होंने लिखा था कि मैं वायनाड में भूस्खलन से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। मैंने केंद्र सरकार से बचाव और मेडिकल के लिए हर संभव सहायता देने का अनुरोध करती हूँ। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा तुरंत जारी किया जाए। मेरी संवेदनाएं लोगों के साथ जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया है। बता दें कि केरल के वायनाड में मंगलवार सुबह कई जगहों पर भारी बारिश के चलते
भूस्खलन की घटना में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबे में लोगों की तलाश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।